Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज हमारे साथ चर्चा में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ पीआरएस से संबद्ध सुयश तिवारी हैं, जो कि तमाम लेजिस्लेटिव और कानूनी जो मसले हैं उन पर रिसर्च करने वाली संस्था है। सुयश, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इसके अलावा हमारे साथ शार्दुल कात्यायन है, हमेशा की तरह। शार्दुल, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। और साथ में हमारे स्तंभकार कॉलमनिस्ट आनंद वर्धन है। आनंद, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। इस हफ्ते जो चर्चा में विषय हैं उनके बारे में मैं अपने श्रोताओं को एक बार सरसरी तौर पर जानकारी दे दूं। एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है श्रम कानूनों को, जो लेबर लॉज हैं देश में, उनके साथ उनको बदलाव किया गया है कई राज्यों की सरकारों ने। उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और इस तरह के तमाम राज्यों की सरकारों ने, हिमाचल प्रदेश ने, महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, इन सब ने अलग अलग तरीके से इसमें बदलाव किए हैं। तो हम एक बार बातचीत में देखेंगे कि ये जो बदलाव हैं इसके क्या परिणाम हैं और ये बदलाव कितने भले के लिए हैं, कितने इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसके पहलू में पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश के नाम संदेश दिया और उन्होंने इस दौरान घोषणा की है कि करीब 20 लाख करोड़ का, जो कि एक अनुमान बताया जा रहा है कि जो भारत की कुल जीडीपी है उसका 10% के एक पैकेज की घोषणा की है, जिसका इस्तेमाल होगा अलग अलग तरह की सब्सिडीज़ में, अलग अलग तरह के सहायता कार्यों में, जिससे कि जो कोविड या इससे कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो पैदा हुई परिस्थितियां हैं उससे निपटा जा सके। और इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक स्टेटमेंट बयान जारी करके बताया है कि पीएम केयर्स फंड में जो पैसा आया है उसका किस तरह से अभी इस्तेमाल होने वाला है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जिन 20 लाख करोड़ रुपयों के पैकेज की घोषणा की थी उसके 2 चरण अलग अलग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने उसकी घोषणा की है, उस पर भी बात करेंगे। एक के दूसरे चरण की घोषणा के तहत उनका जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अभी लाइव जारी है, तो जाहिर है इसमें बहुत सारी जानकारियां हमारे सामने आएंगी और हमारे सहयोगी शार्दुल उसको देख भी रहे हैं, उस पर नज़र भी बनाए रखे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि उसके ताज़ा जो अपडेट हैं उसको आपको उससे परिचित करवाएं। और इसके अलावा वंदे भारत जो मिशन था भारत सरकार का, जिसके तहत विदेशों में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको बाहर लाने का जो निर्णय था, उसके तहत अब तक देश में 6000 लोगों को वापस लाया गया है। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। उससे पहले अपने जो हमारे श्रोता हैं उनको अपडेट एक छोटा सा दे दें, जो कि हम हमेशा कोशिश करते हैं अपनी चर्चा में देने की, कि अब तक पूरी दुनिया में 43 लाख से ज़्यादा कोरोना के पीड़ित संक्रमित केसेस सामने आए हैं। और भारत के संदर्भ में देखें तो ये संख्या 78,000 हो चुकी है। इसमें मरने वालों की संख्या 2,500 के ऊपर पहुंच गई है और रिकवरी के जो केसेस हैं, जिनको जो बाद में इससे उबरने में कामयाब रहे, उसकी संख्या 26,000 के आसपास है। तो जो पहला विषय है वो यही है कि जो अलग अलग राज्यों की जो सरकारें हैं, मसलन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सब ने जो लेबर कानूनों में बदलाव किया है उसके किस तरह के नतीजे और क्या होंगे। चूँकि हमारे साथ सुयश हैं, सुयश तिवारी, तो उनसे ही सबसे पहले हम चर्चा में इसके जो पहलू हैं कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सुयश, ये फैसला जो लिया है अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, और इसके अलावा भी एक केंद्र सरकार के स्तर पे हमने देखा कि बहुत सारे कानूनों का को यूनिफाइड किया गया था ख़त्म करके, तो ये सारी जो स्थितियां हैं वो मिलाकर देश में जो कामकाजी तबका है उसके कितने भले के लिए हैं, कामगार जो तबका है, मजदूर जो तबका है, श्रमिक है, और या उसके कुछ दुष्परिणाम आपको नज़र आते हैं? तो शुरू में मैं पहले एक बार बात करना चाहूँगा कि जो
राज्य सरकारें जो बदलाव कर रही है वो केंद्र के उससे किस तरह से अलग है, मतलब और कौन सा लागू होगा अगर जी जी हुआ भी तो जैसे अगर हम अभी के जो बदलाव देखें जो अभी पिछले 1-2 हफ्ते में हुए हैं, उनको तरह में दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जी जैसे एक जो बदलाव जो ज्यादातर राज्यों ने किए, जिनका आपने शुरू में नाम लिया था, करीब 5 से 10 राज्य है, उन्होंने क्या किया है कि फैक्ट्रियां जो कितने घंटे तक काम करवा सकती है मजदूर से, जी उस पे एक लिमिट स्पेसिफाई किया हुआ था। जैसे आप मजदूर से 9 घंटा से ज्यादा काम नहीं करा सकते एक दिन में, और हफ्ते के हिसाब से वो 48 घंटे का एक लिमिट था। ये जो आता है ये फैक्ट्रीज एक्ट जो 1948 का है, कारखाना अधिनियम, उसके अंदर ये लिमिट थी। जी अब बट उसके वो एक्ट जो है वो राज्य सरकारों को ये भी पावर देता है कि राज्य सरकारें पब्लिक इमरजेंसी जब हो तो इस लिमिट को बढ़ा सकती है। तो कई राज्य सरकारों ने अब क्या किया है कि जैसे अगर वो 9 घंटे की लिमिट है उसको 12 घंटे कर दिया है, और जी वैसे ही जो हफ्ते की लिमिट है उसको आपने 48 घंटे से 72 घंटे कर दिया है, जिससे इससे एक तो इसको हमको जो अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आ रही है कि एक बार जब कोरोना के कारण इकोनॉमी खुलना शुरू होगी, फैक्ट्रीज खुलना शुरू होंगी, तो आपको 1/3 से ज्यादा मजदूर को एक साथ काम नहीं कराना है या कुछ निर्देशों का पालन करना है। तो उस तरह से राज्य सरकारें ये चाह रही है कि अगर मजदूर कम हो तो वो ज्यादा घंटे काम कर सके, जिससे ओवरऑल फैक्ट्री का आउटपुट शायद ज्यादा इफेक्ट ना हो। ये एक कोशिश है राज्य सरकारों की। और इस पे एक और कुछ फर्क ये है कि कुछ राज्य सरकारें ओवर टाइम पे जो है वो फैक्ट्रीज अधिनियम के हिसाब से दे रही है, जो कि रेगुलर पे का आपका डबल होना चाहिए। कुछ है जो उसको प्रोपोर्शनेट दे रही है, जैसे आपको 8 घंटे के 80 रुपए तो 12 घंटे के 120 रुपए मिलेंगे, उसी के अनुपात में बढ़ा दिया जाएगा। हाँ, तो ये एक तरह का, और इसमें एक मेन बात ये है कि ये जो फैसले है ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू किए जा रहे हैं राज्य सरकारों द्वारा, जो कि एक्ट अलाउ करता है, और ये सिर्फ 3 महीने के लिए किए जा सकते हैं। तो ये सारे फैसले 3 महीने के लिए है, तो ये एक तरह के फैसले हुए जी ना। इसके अलावा एक दूसरे तरह के फैसले जो कुछ राज्य सरकारें कर रही है, जैसे एमपी ने किया है कुछ चेंजेस, और यूपी ने भी एक ऑर्डिनेंस प्रपोज किया है, जो कि यूपी स्टेट कैबिनेट ने पिछले हफ्ते अप्रूव किया था, और अभी वो सेंट्रल केंद्र सरकार के पास गया है अप्रूवल के लिए जी। उनमें ये अलग बात है कि वो चाह रहे हैं कि अपने राज्यों में जो एस्टैब्लिशमेंट्स है या फैक्ट्रियां है, उनको हम कुछ कानूनों से छूट दे कुछ समय के लिए, जो कि लगभग 3 साल का समय लगभग दोनों सरकारों ने सोचा है जी। तो उनका उद्देश्य ये है कि हम ये छूट दे सके जिससे नया इन्वेस्टमेंट आ सके राज्य में, या जो अगर अभी वाले बिजनेसेस है वो अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा सके। तो ये उनका मेन उद्देश्य है। और इसमें ये भी एक तरह से शायद इमीडिएट जो उनको अभी क्यों उन्होंने इसलिए किया, क्योंकि कई राज्यों का ये भी सोचना है कि अभी जैसे चाइना से, चीन से बिजनेसेस निकलना का सोच रहे हैं, तो हम उस निवेश को अपने राज्य में कैसे ला सके, ये भी एक सोच है जो कई इन चेंजेस के पीछे है जी। तो एक तो ये बात हुई कि सरकारों की जो सोच है कि इससे एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी,
कम निवेश में, कम लोगों में से ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। दूसरे सेट्स का जिक्र आपने किया कि उनसे क्या होगा कि निवेश बढ़ेगा, लोगों को छूट दे दी जाएगी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होगी, जो तमाम कानून है जिसके तहत कोई अपनी फैक्ट्री या कोई अपनी औद्योगिक इकाई लगाता है। अब इसका दूसरा जो पहलू है, मैं उस पर जानना चाहूँगा आनंद आपसे और शार्दुल आपकी टिप्पणी कि एक तो ये है कि ये सब कानून जिस समय लागू किए गए थे उस समय की परिस्थितियों को देखकर लागू हुए थे, और हम अगर थोड़ा सा इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो श्रम कानूनों को लागू करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह, एक बहुत बड़ी लड़ाई श्रम संगठनों की थी, मज़दूर संगठनों की रही और मज़दूरों की रही कि बहुत अमानवीय स्थितियों में काम लिया जाता था। 12-12 घंटे, 18-18 घंटे तक, 15-15 घंटे तक काम लेने की एक परिपाटी थी, क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन उस दौर में नहीं था जब औद्योगिकरण शुरू हुआ था दुनिया में। तो धीरे धीरे इन सब से बन के निकल के ये कानून बने थे, और अब केवल इस बिना पर कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी या बढ़ाई जाएगी तो उससे इनके जो के ऊपर जो उत्पन्न खतरा है, एक तरह से अगर दूसरे शब्दों में कहें तो उनके एक तरह से जीवन को दांव पर लगाकर ये सारी चीज़ें सरकारें कदम बढ़ा रही हैं। तो आनंद, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि उस पर भी सरकारों को ही ध्यान देना है या उसके लिए कोई और इकाई होगी, या फिर उसके लिए कोई और तरीका होगा, कानूनी, कोर्ट कचहरी? नहीं, ये जो नए अधिनियम है या नए कानून आए हैं तो उसका एक टाइम एंड स्पेस है। एक तो जैसा कि हमसे पहले बता रहे थे कि एक रिस्पॉन्स है एक आपातकालीन स्थिति को लेके। जी। पहला तो यही है कि ये कितना स्थायी है, ये अधिनियम कितना स्थायी है, और जब सामान्य परिस्थितियां फिर से बहाल होंगी तब यह जो है जुडिशियल स्क्रूटनी भी स्टैंड कर सकेगा या नहीं। तो या फिर राज्य सरकारें पे जो मजदूर संगठनों का प्रेशर ग्रुप है वही इतना हावी हो जाएगा कि ये ज्यादा सस्टेन ना कर सके। तो इसे एक आपातकालीन चश्मे से देखना या फिर एक सामान्य जो है दिशा देखना जो नीतियों का है, अब दोनों दो चीजें हो गई। लेकिन कुछ चीजें इसमें हैं कि जैसे जो ये कानून भी जो हैं वो ज्यादातर जो है जो संगठित जो क्षेत्र है जो कि बस 10% है, कुछ कमोवेश इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग 10% ही भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक क्षेत्र है वो संगठित क्षेत्र में है। 90% जो 90% जो मजदूर हैं या जो काम कर रहे हैं वो असंगठित क्षेत्र में है। तो ये भी जो बदलाव है जी, वो 10% के दायरे को बढ़ाने का है कि जो छोटे उद्योग हैं या कम उद्योग हैं जो कानूनों के या चक्कर में ज्यादा जो है, जैसे कि खासकर वैसे राज्य जहां रोजगार के औद्योगिक क्षेत्र से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से काम कम है, रोजगार कम है, जहां से पलायन भी ज्यादा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, तो वहाँ जो है ऐसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने, ये नई बात नहीं है। लेबर रिफॉर्म्स का बहुत दिन से जो है लिबरल इकोनॉमिस्ट्स जो हैं इसकी मांग कर रहे हैं। अब ये आपातकाल में एक नीतिगत निर्णय इसका लिया गया, ये बस एक कह सकते हैं ऐतिहासिक संयोग है। बस मुझे एक चीज इसमें आनंद नहीं समझ में आई, जो आपने ये इशारा किया कि 10% के करीब ऑर्गेनाइज सेक्टर है देश में, बाकी ज़्यादातर जो कामगार या मजदूर तबका है वो अनऑर्गेनाइज असंगठित क्षेत्रों में काम करता है, रेहड़ी पटरी ये वो जिसका। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन कानूनों के बदलने से संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसे बढ़ेगा? नहीं, वो ऐसे बढ़ेगा कि जैसे बहुत सारे कानून हैं कि जैसे आपको इतने मजदूर हैं तो आपको इस तरह का वेजेस देना ही पड़ेगा, इतने पैसे देने ही होंगे, उनका एक प्रोविडेंट
स्कीम रखना ही होगा। पर ये अभी तो सरकार ये कह रही है कि 2 सेट्स के कानून बनाए, जिसका सुयश ने इशारा किया कि एक तरफ तो ये होगा कि इन कानूनों में लेबर लॉ में ढील दी जाएगी, दूसरी तरफ ये होगा कि उन कंपनियों को उन तमाम बंधनों से 3 साल के लिए 1200 दिन के लिए छुट्टी दे दी जाएगी जो कि अब तक कंपलसरी है। तो वो एक तरह से जो अभी संगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं उन्हीं को एक तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तब्दील कर देगा। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, iTunes और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।